सूरजपुर में एक खास नाम जिसकी अक्सर चर्चा होती है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ में समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं अजय गोयल जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि राजनीतिक के जीवन में कैसे पदार्पण हुआ और किस तरह से वो उतार चढ़ाव को देखते हैं। अजय गोयल जी, पहले तो साधना न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत नमन। और गोयल साहब, क्योंकि जब भी सूरजपुर की राजनीतिक चर्चा होती है आपका नाम आता ही है, तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत की ही चर्चा कर लें, क्योंकि राजनीतिक जीवन में किस तरह का पदार्पण हुआ, किस तरह के आपके अनुभव रहे। पहले तो साधना चैनल का जी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका नमन। राजनीति एक समाज सेवा का सबसे बड़ा साधन होता है। जब विद्यार्थी रहा मैं तो अपने पिताजी को देखता था मैं, उनकी इच्छा थी कि राजनीति में बढ़कर सरपंच बन के गाँव का मैं एक गाँव के लिए कुछ डेवलपमेंट कर सकूं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। और चूंकि मुझे भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा आकर्षण था, आईएएस बनने की इच्छा रखता था, लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई कि पिताजी का स्वास्थ्य एकाएक बिगड़ गया और उन्हें मन में ठिस रह गई थी कि मैं सरपंच नहीं बन पाया। तो उसी बीच ग्राम पंचायत चुनाव हुए और मुझे सरगुजा संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सुंदरपुर के सरपंच होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरपंच के माध्यम से जनसेवा करने के लिए लोगों की ग्रामीण वास्तविक समस्या क्या आती है ये जानने का अवसर मिला। छोटी छोटी बातें, किस प्रकार समाज टूटता है, कैसे समाज जुड़ता है, समाज में किस प्रकार से शादियां विकृत होती हैं, समाज में किस प्रकार शादियों को जुड़ा जाता है, छोटी छोटी बातों का इस ग्राम पंचायत के सरपंची काल में एक अनुभव सा मिला। क्योंकि ये क्षेत्र पूरा का पूरा आरक्षित क्षेत्र था, बड़ी कल्पना की नहीं जा सकती थी, लेकिन एक मन में थी कि कभी अवसर मिला तो शासन में भागीदार बनकर एक ऐसा कुछ अलग से काम किया जाए जिन्होंने कभी सोचा ना हो। और आज भी मन में वो टीस है, मन में एक भावना है कि जब कभी भी अवसर मिला जीवन काल में रहते हुए तो कुछ प्रदेश को भी और अपने जिले को भी कुछ अलग देखने को मिलेगा। यही भाव को लेकर मैंने जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, 2008 में नए पैसे के आधार पर भड़गांव क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो एक इच्छा जागृत हुई कि क्षेत्र का जनप्रति बन के कुछ क्षेत्र के लिए किया जाए। लेकिन सामाजिक विकृतियों ने, सामाजिक समीकरण ने यह अवसर मुझे प्रदान नहीं किया। लेकिन आज भी यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो दूरस्थ क्षेत्र, जहां पर सरकार कहती है, बहुत तरह की कल्पना करती है, सरकार घोषणाएं करती है कि हमने इस प्रकार का कार्यक्रम कर दिया, ऐसा कर दिया, साकार तो करती है, लेकिन क्षेत्र में कितने साकार हो इसकी कभी के लोगों ने परीक्षण नहीं किया। और परीक्षण किया तो कागजों तक किया, कागजों से हम बाहर निकल नहीं पाए। और आज भी परिस्थितियां जो देश की हैं, प्रदेश की हैं, कागजों में ज्यादा सफाई के साथ पेश की जा रही है, क्षेत्र में उससे हम बहुत दूर दूर तक दूर हैं। तो इसकी अड़चने क्या आपको समझ में आती है? एक लंबा अनुभव है आपका, तो क्या लगता है कहाँ दिखते हैं? इसके दो तरह की अड़चने हैं। एक तो जो हमारा ग्रामीण अंचल है आज भी अंधविश्वास से जूझ रहा है जी। कहीं न कहीं उसमें सामाजिक कृतियां हैं कि मेरे को इस प्रकार करने से मेरे को ये लाभ मिलेगा, और शिक्षा का अभाव होने के चलते हम लोग उस विकास की धारा को पकड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि मेरा जन्म भी एक शिक्षक परिवार से हुआ। मेरे बाबा जी भी हेडमास्टर थे, जमाने में उनके पिताजी एक नंबरदार थे जब होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा ये रहा कि शिक्षा में किस प्रकार से बदलाव किया जाए। परिणाम ये रहा कि आज भी हम गांव में स्कूल हमने बहुत खोल दिए, प्राथमिक शालाएं बहुत खोल दी, बड़े बड़े स्कूल खोल दिए, लेकिन शिक्षक अपूर्ण है। शिक्षक हैं तो कहीं बड़ी संख्या में है, लेकिन शिक्षक का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक कृतियों का या जवाबदारी का अभाव है, जिससे हम पूर्णतः समाज के प्रति जवाबदार नहीं बन रहा है। आजादी के इतने साल बाद भी शिक्षा को लेकर जब आप बात कर रहे हैं, तो आखिर शिक्षा को लेकर किस तरह काम करने की आवश्यकता है? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है इसमें अपनत्व की कमी है। और जब तक वोट की राजनीति चलेगी, वोट बैंक की राजनीति, जब तक हम मतों का संग्रह करेंगे, तब तक इस प्रकार की व्यवस्था को सुधारना आसान काम नहीं है। क्योंकि आजकल
सब कुछ जाति समीकरण पर होने लगा, प्रभावता के आधार पर होने लगा कि किस आदमी का गांव में कैसा प्रभाव है, कैसे जातिकरण है। यदि उस जाति को, उस प्रभाव को हम छेड़ते हैं तो अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हैं। उसी का परिणाम है कि आज भी हम शिक्षक जगत में उपस्थित रहने वाले शिक्षकों का सम्मान नहीं कर पाते और जो शिक्षा से लापरवाह बढ़ते हैं उन्हें दंडित नहीं कर पाते। कुल मिलाकर समझा जाए तो आपने बुनियादी चीजों को यहाँ पे छुआ है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा। मुझे लगता है कि शिक्षा पे बहुत बातचीत हुई, मुझे लगा रोटी कपड़ा मकान की स्थिति आप क्या देख पाते हैं? रोटी कपड़ा मकान आज जब से देश आजाद हुआ और खासकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के उपरांत जिस प्रकार से किसान का सम्मान और किसान खेतिहर का सम्मान और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की छत्तीसगढ़ सरकार जो रही, विभिन्न प्रांतों में रही, उसने एक नया आयाम दिया। लेकिन उस आयाम को धरातल पर ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जो हमारे उसके शिक्षा के विशेषज्ञ रखते थे, विशेषता को गांव तक पहुंचाने में हम सफल नहीं हो पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि आज भी हम कृषि क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र में डेवलप कर पा रहे हैं। जो उससे अछूते हुए क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, जहाँ नदी नाले भरपूर है, पानी की व्यवस्था भरपूर है, लेकिन कृषि का हम नए नए आयाम पैदा नहीं कर पाए, नई नई फसलें पैदा नहीं कर पाए। उसके चलते हम कृषक के दृष्टि से आज भी अपनी आमदनी को बहुत कम मानते हैं, जिससे लोग कृषि ओर से भागते जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो अभी लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है, एक राजनीतिक हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये समझना चाहूंगा कि आपका क्या अनुभव रहा, खासतौर पे कृषि सेक्टर की अगर आप बात करें तो क्यों कृषि सेक्टर इतना पिछड़ गया? आप अगर जमीनी स्तर पे आपके अनुभव को समझा जाए तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि आज का जो ग्रामीण क्षेत्र का है, जो हमने प्राइमरी क्षेत्रों में एजुकेशन की बात की, ग्रामीण अंचल में 5वीं पास विद्यार्थी को हम एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा छात्र मान लेते हैं। और जब ग्रामीण अंचल के हम किसान से बात करते हैं, गौटिया से, पटेल से बात करते हैं, लड़का पढ़ लिया, आप किसानी बैल पकड़ना चलाना नहीं चाहता है। उसके पीछे हमारे आज भी ये है कि पूर्णतः हम विकसित नहीं कर पाए कृषि को कि हमारा पेशेवर है, हमारा व्यवसाय है, हमारा देश का सम्मान है। अवेयरनेस नहीं ला पाए, जागरूकता ला पाए उसके लिए हम। और जिस दिन हम तय कर लेंगे कृषि बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, हमारे देश की प्रगति नहीं होगी, तब तक इस काम को हम ग्रामीण क्षेत्र से, पेट तो वही भरता है, वही भरता, किसान भी हमारा अमूल्य है। और हमारी धरोहर क्या है? हमारे पशु हैं। पशुओं के प्रति हम बहुत सुसज्जित नहीं है। इनके लिए हम व्यवस्थित करने के लिए आज भी गाय गुरुआ धरू के बाड़ी की बात चल रही है। तो आज भी हम जब खोल तो दिया, हमने बहुत सुसज्जित, बहुत अच्छा किया, बड़ा बड़ा उसका पराक्रमण कर दिखा रहे हैं। वही बात कहा जाता है कि योजनाएं तो ऊपर से आती हैं, जमीनी स्तर पे आते आते कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी कहा करते थे क्या जी, वो बात आज भी, अब उसमें सफलता इतनी आ गई है कि वो 15 पैसे के यहाँ 50 पैसे, 55 पैसे, 75 पैसे योजनाओं के आधार पर चल रहा है। हमको अधिकतम बंटवारा किस योजना मिलता है, उस योजना को ज्यादा लागू करते हैं। जहाँ कम बंटवारा होता है वो योजना धरातल पर। अगर आपने जिस तरह से कहा कि अगर आप सत्ता में आते हैं, अहम पद मिलता है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी, जो ये क्षेत्र एक सरगुजा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ पूरा है और यहाँ पर रोजगार को लेकर बड़ी समस्या आती है। जब भी कोई राजनेता स्टेटमेंट था कि रोजगारी दूर ने की, हमने अपने एजेंडे में रखा, ये किया, हमने कहा सरकार ये रोजगार नहीं दे सकती। रोजगार कौन दे सकता है? आपकी मूल व्यवस्थाएं रोजगार दे सकती है। आपकी संस्कृति, आपका श्रृंगार, जो प्राकृतिक श्रृंगार है, इस श्रृंगार को सुजित करके आप लोगों को रोजगार भी इतना प्रांगत कर सकते हैं कि उसको रोजगार खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि सुषमा स्वराज ने भी लोकसभा में एक बात कही थी कि लोगों को संबल बनाने की आवश्यकता है, उनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है कि वो अपना हक खुद मांग सके, वो इस काबिल बन जाए। बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ आपसे, और सुषमा जी का तो हम हमेशा नमन करते हैं कि आज जो प्राकृतिक सुंदरता है ये कहीं न कहीं हमारे सांस्कृतिक पहलू से जुड़ी हुई है। जब हम रामायण की, भागवत की बात करते हैं, किसी भी धर्म की बात करते हैं, तो उसको क्या देता है पहले कि अपने इस पेट को, तन को भरने के लिए हम कुछ कुछ करना चाहिए। हमें जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके हमने जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार होते थे, जो कल्पना था कि ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करेंगे, व्यवसाय करेंगे, वो शिथिल हो गए। उन्हें फिर से युद्ध करके और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को और आगे बढ़ाते हुए, धरोहर को आगे बढ़ाते हुए, पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम विदेश में जाना चाहते हैं, अनेक राज्यों की बात करते हैं, लेकिन हम सांस्कृतिक दृष्टि से अपने पर्यटन को सजा नहीं पाए हैं। उसके माध्यम से सजाकर हम लोगों को अधिकतम संख्या में रोजगार देना चाहते हैं, जिससे वो सरकार की ओर न झांके, अपनी अर्थव्यवस्था की ओर झांके। साधन न्यूज जी में कुछ अहम बात जो आप रखना चाहें, कुछ मैसेज जो आप देना चाहें, जो आपने अपने राजनीतिक जीवन में, जो आपके पूरे उम्र का अनुभव रहा? सबसे
जो बड़ी बात है जी। कि एक तो सामाजिक समानता के आधार पर जो बात होनी चाहिए, जी। सामाजिक समानता तो हमको हमेशा तय करनी चाहिए, लेकिन आजकल जो नई व्यवस्था हो गई जातिगत आधार पर हर योजना को लागू करना, ये समाज को बांटने का काम करने लगा है। मैं सबसे ही चाहता हूं कि सब लोग एकत्र होकर एक देश हित में वृक्षों का रोपण के, जो कि बिना जंगल के हमारी कोई जीवन नहीं है और बिना जल के हमारा कोई आधार नहीं है। इसलिए हम वृक्षों को हम जितना अधिकतर पोषण करेंगे, समाज की व्यवस्था उतनी ज्यादा सुदृढ़ होगी। तो समाज की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, इसको लेकर यहाँ पे अजय गोयल जी ने बहुत अहम बातें कही। साधना न्यूज से खास चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।